बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही थी और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इंटरफेरेंस और उसकी टाइप्स का। हम इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हम यहाँ पर बड़ी डिटेल के साथ रिकॉर्ड करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आप लोगों को एमसीक्यूज भी पास्ट पेपर में माजी में देखा गया है कि आए हुए हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज हर लिहाज से बहुत अच्छा तैयार करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं इस टॉपिक को इंटरफेरेंस के। सबसे पहले हम इंटरफेरेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। इंटरफेरेंस आपके पास क्या है? इंटरफेरेंस एक ऐसा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फिनोमिना है। इंटरफेरेंस बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फिनोमिना है। पहली तो ये बात आप याद रखेंगे। स्टूडेंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या मुराद है? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर दो वेव्स सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही हैं कुछ इस तरह से, तो वो दोनों मिलके कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे के असर को बढ़ाएंगी और कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे के असर को कम करेंगी। रिजल्ट में जो वेव आपको मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड या तो ज्यादा होगा या उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। आप इस वेव को या इस प्रोसेस को नाम देंगे इंटरफेरेंस का। तो अब स्टूडेंट देखें, ये यहाँ पर इंटरफेरेंस दो वेव्स की सुपरपोजिशन है। दोनों एक दूसरे के साथ सेम फ्रीक्वेंसी से मिलते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में आगे ट्रेवल कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके क्या करेंगे? एक नई वेव जनरेट करेंगे, जिसे आप क्या नाम देंगे? इस फिनोमिने को आप नाम देंगे इंटरफेरेंस का। स्टूडेंट, इंटरफेरेंस के इस बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपके पास दो लाउड स्पीकर हैं। एक को आपने नाम दिया है S1 का और दूसरे को आपने नाम दिया है S2 का। ये दोनों लाउड स्पीकर एक ऐसे ऑडियो जनरेटर के साथ कनेक्टेड हैं। ये दोनों लाउड स्पीकर एक ऐसे ऑडियो जनरेटर के साथ कनेक्टेड हैं जो इन दोनों लाउड स्पीकर को सिंगल सोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। यानी जो ऑडियो मिल रहा होगा S1 स्पीकर को वो, और जो ऑडियो मिल रहा होगा S2 स्पीकर को वो एक जैसा होगा। यानी आप ऐसा समझ लें कि आपने अपने घर के कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप पर एक म्यूजिक चलाया है और उस म्यूजिक के साथ आपने घर में दो स्पीकर्स अटैच किए हुए हैं। दोनों स्पीकर्स का जो डायरेक्शन है, जो रुख है, वो एक तरफ को कर दिया। तो सबसे पहले तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी F1 की, वो F1 आएगी। इसी तरह जो साउंड 2 की फ्रीक्वेंसी आएगी वो F2 आएगी और ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में इक्वल होंगी। लिहाजा इंटरफेरेंस की ये पहली कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी तरह ये दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेंगी, तो दोनों का सेम डायरेक्शन वाला कंडीशन भी क्या होगा? यहाँ पर मुकम्मल होगा। तो दोनों जो साउंड है वो सेम ऑडियो जनरेटर से रिकॉर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस करेंगी। ये साउंड कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की सूरत में आगे बढ़ता जाएगा। ये देखें स्टूडेंट, ये जो कंप्लीट लाइंस हैं यहाँ पर ये कंप्रेशन है और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। कंप्लीट लाइंस क्या कहलाएंगी? यहाँ पर कंप्रेशन, और डॉटेड लाइंस यहाँ पर क्या कहलाएंगी? रेयर फ्रैक्शन कहलाएंगी। अब देखिए स्टूडेंट, जो साउंड है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की सूरत में आगे बढ़ता है। तो ये साउंड आगे बढ़ता हुआ, प्रोपागेट करता हुआ कुछ पॉइंट्स पर आपस में मिलेगा। इन पॉइंट्स पर ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो या तो ये साउंड मिल के नेट एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे या ये नेट एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो दो वेव्स मिल रही हैं वो क्या कर रही हैं? बेसिकली इंटरफेरेंस कर रही हैं। इस इंटरफेरेंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बुनियादी तौर पे यहाँ पर आप एक क्या करते हैं, एक स्पीकर रखते हैं, एक माइक्रोफोन रखते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है? ये आने वाली साउंड को एब्जॉर्ब करता है। माइक्रोफोन को यहाँ से ये साउंड्स जो से है वो रिसीव हो रहे हैं और ये माइक्रोफोन जो सा है वो आपका कनेक्टेड होता है एक डिवाइस CRO के साथ।
ये कुछ इस तरह से। सीआरओ एक किस्म की स्क्रीन होती है। जैसे आप लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में आप अगर देखें तो आपको हार्ट बीट कुछ इस तरह से नजर आ रही होती है। ये हार्ट बीट की मूवमेंट जिस स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होती है उसे आप नाम देते हैं सीआरओ का। ग्राफ प्लॉट करने की डिवाइस है। तो यहाँ पर देखें सीआरओ की ये डेफिनेशन भी आप याद करेंगे, ये एमसीक्यूज या शॉर्ट में आपको पूछी जा सकती है कि सीआरओ इज अ डिवाइस दैट डिस्प्ले द इनपुट सिग्नल इनटू वेव फॉर्म ऑन इट्स स्क्रीन। ये इनपुट सिग्नल को वेव फॉर्म के रूप में दिखाता है। तो जहां जहां पर ये वेव बन रही है वहां पर क्रस्ट बनेगा या ड्रम बनेगा, और जिस जगह पर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे वहां पर कोई वेव दिखाई नहीं देगी। तो सीआरओ पर इस तरह से स्क्रीन पर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और उन रिजल्ट्स में एक कंप्लीट वेव बनती हुई नजर आ रही होगी जो S1 और S2 साउंड्स की वजह से है। तो आप इसको बोलेंगे कि दोनों साउंड्स ने मिलकर क्या किया है, इंटरफेरेंस का फिनोमेना किया है। तो स्टूडेंट मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं इंटरफेरेंस की दो टाइप्स। इंटरफेरेंस की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? इंटरफेरेंस की एक पहली टाइप है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरी टाइप है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टूडेंट यहां देखें, साउंड S2 का कंप्रेशन ये वाला साउंड S1 के कंप्रेशन से इस पॉइंट पर मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर कंप्रेशन किससे मिल रहा है? कंप्रेशन से मिल रहा है। तो स्टूडेंट यहां पर ये क्या करेंगे, दोनों कंप्रेशन मिलके एक दूसरे की वेवलेंथ को बढ़ा देंगे, और आप इसको बोलेंगे कि यहां पर कौन सा फिनोमिना देखने को मिला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना आपको देखने को मिला है। स्टूडेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर यहां पर आप अप्लाई करें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर दो वेव सेम फेज के साथ आपस में मिल रही हैं, सेम पॉइंट के ऊपर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए, तो दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड का सम हो जाएगा, और रिजल्टेंट में आने वाली वेव एम्पलीट्यूड में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी। ओके, अब आप देखें आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। स्टूडेंट अब आप एक और पॉइंट यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो साउंड S2 का ब्लू कलर से आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, और साउंड S1 का आपको वही ऑरेंज वाला कंप्रेशन नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस होगी, कंप्रेशन एक्चुअली रेयर फ्रैक्शन से मिल रहा है, रेयर फ्रैक्शन से मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के असर को कैंसिल करेंगे, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक जब दो वेव डिफरेंट फेज के साथ सेम पॉइंट पर मिले, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये सेम पॉइंट है। तो स्टूडेंट यहां पर जो आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर दोनों एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो स्टूडेंट नेट रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, फिर जीरो आएगा। तो स्टूडेंट दो टाइप की आपके पास इंटरफेरेंस है, दो टाइप्स की आपके पास इंटरफेरेंस है। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और दूसरी आपके पास कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए आगे चलते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला ड्राइव करना है, तो आप इसी कंडीशन को देखिए। सबसे पहले तो बुक के लिहाज से अगर बात करें तो 3 पॉइंट्स किताब पे मेंशन है, P1, P2 और P3। मैं यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट के लिहाज से डेरिवेशन सॉल्व करूंगा, और बाकी पॉइंट्स पर भी पाथ डिफरेंस उसी तरह कैलकुलेट किया जाएगा जैसे मैं P1 पॉइंट पे निकालूंगा। अब आप देखें, साउंड S1 की वजह से और साउंड S2 की वजह से जो वेव जनरेट होती हैं उसमें से दो हमने सिलेक्ट कर ली। एक S2 का रेयर फ्रैक्शन है और एक S1 का रेयर फ्रैक्शन है। ये इस पॉइंट पर आकर आपस में क्या कर रहे हैं जी, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जिसे हमने यहाँ पर पहले ब्लैक स्पोर्ट से दिखाया हुआ था और अब मैंने यहाँ पर इसको रेड से हाईलाइट किया हुआ है। ये मैं सारा बेस कर रहा हूँ, और अब आप देखिए इस पॉइंट पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा। इस पॉइंट पर डेफिनेटली अगर कंप्रेशन से मिलता तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना था, और अगर रेयर फ्रैक्शन
रेयर फ्रैक्शन से मिल रहा है, तो फिर कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर सीआरओ के ऊपर रिजल्ट्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। एक कंप्लीट वेव फॉर्म बनती हुई दिखाई देगी हर उस पॉइंट के ऊपर जहां पर कंप्रेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला पॉइंट देखिए जहां पर मैंने क्रॉस लगाया है, ये वाला पॉइंट देखिए, क्रॉस के ऊपर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इस क्रॉस के ऊपर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ देखें, यहाँ पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर एक्चुअली के अंदर होता क्या है? कंप्रेशन कंप्रेशन से मिलता है, और रेयर फ्रैक्शन किससे मिलता है? रेयर फ्रैक्शन से मिलता है। तो आइए स्टूडेंट, अब इन दो पॉइंट्स पे हम इनका पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 P1 माइनस S1 P1। P1 से मुराद पॉइंट 1 पर हम पाथ निकाल रहे हैं, S2 से मुराद स्पीकर 2 का पॉइंट 1, S1 से मुराद S1 की बेस पॉइंट 1 पर पहुंचती है। तो कैसे पहुंचती है? इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप एक छोटी सी चीज को सीखें। एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है। तो अब आप इस पॉइंट तक देखें कि S1 स्पीकर के कितने कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन का टोटल फासला बनता है, वो अब हम काउंट करेंगे। तो यहां देखिए, मैं इस वेव तक टोटल पाथ जो है वो आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ये क्या हो गया? 1 लैम्डा बाय 2। यहां से ये फासला क्या कहलाएगा? 2 लैम्डा बाय 2। ये फासला क्या कहलाएगा? 3 लैम्डा बाय 2। अब ये फासला आपके पास क्या कहलाएगा? 4 लैम्डा बाय 2। ये फासला आपके पास क्या कहलाएगा? 5 लैम्डा बाय 2। ये क्या होगा? 6 लैम्डा बाय 2। और यहां तक पहुंचते हुए, इस पॉइंट तक पहुंचते हुए टोटल जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 7 लैम्डा बाय 2। ये किसका है? S1 स्पीकर का पॉइंट P1 पर फासला है। ये देखें, S1 स्पीकर का P1 पर जो फासला है वो मैंने कितना लिखा हुआ है? 7/2 लैम्डा लिखा हुआ है। अब देखें, इसी तरह S2 का आप इस पॉइंट तक डिस्टेंस कैलकुलेट करें। ये 1 लैम्डा बाय 2, यहां तक 2 लैम्डा बाय 2, फिर आपके पास 3 लैम्डा बाय 2, फिर आपके पास 4 लैम्डा बाय 2, इससे आगे चलें 5 लैम्डा बाय 2, ये आपके पास 6 लैम्डा बाय 2, ये 7 लैम्डा बाय 2, ये 8 लैम्डा बाय 2, और P1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए टोटल जो पाथ डिफरेंस आपने कवर किया वो 9 लैम्डा बाय 2 का फासला आपने कवर कर लिया। तो यहां देखिए, S2 स्पीकर का फासला कितना है? 9 लैम्डा बाय 2। अब आगे इसकी पहले कैलकुलेशन मुकम्मल कर लें, फिर एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, उसके लिए आप यहां पर रुकिएगा। एलसीएम आप लेंगे, लैम्डा कॉमन आ जाएगा, 9 में से 7 वापस आएगा, 2 से कटिंग हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू कंप्लीट वेवलेंथ लैम्डा। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हर वो दो पॉइंट्स जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, उन सब का पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल आएगा या लैम्डा के किसी नंबर से मल्टीपल के इक्वल आएगा। इसको आगे चल के हम सीखते हैं। यहां पर देखें तो किताब में यह कहानी लिखी हुई है, तो इसको स्टूडेंट बिल्कुल भी इससे परेशान नहीं होना। ये बेसिकली आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मैथ की। मैथ की कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व करते हैं? 4 to the 8, 8 plus 1, 9/2, 3 to the 6, 6 plus 1, 7/2। चलिए स्टूडेंट, इस सबको रेज करते हैं और अब आगे देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हर वो पॉइंट्स जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उनका पाथ डिफरेंस हमेशा लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। यानी 1 लैम्डा आ सकता है, 2 लैम्डा आ जाएगा, 3 लैम्डा आ जाएगा, 4 लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, 5 लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इस स्लाइड में देखिए, मैंने ये कुछ पॉइंट्स मार्क किए थे
यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहां पर का पाथ डिफरेंस आप निकालिए, वो क्या होगा? 1 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 6 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2। तो यहां पर आप देखें ये पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 लैम्डा बाय 2। इसी तरह इधर देखिए, आप इस पॉइंट से यहां तक कैलकुलेट करें, 1 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। तो अब पाथ डिफरेंस को माइनस करें, 5 लैम्डा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस स्टूडेंट्स कितना आ रहा होगा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाथ डिफरेंस आपके पास नजर आ रहा है कि लैम्डा के इक्वल आएगा। तो पाथ डिफरेंस हमेशा लैम्डा होगा, या 2 लैम्डा के इक्वल आएगा, या 3 लैम्डा के इक्वल आएगा, या 4 लैम्डा के इक्वल आएगा। हर वो पॉइंट जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो स्टूडेंट इसी बात से आप यहां से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जहां जहां पर पाथ डिफरेंस आएगा वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल, जहां जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां वहां पर पाथ डिफरेंस हमेशा वेवलेंथ लैम्डा का इंटेग्रल मल्टीपल होगा। यानी 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई और अप टू सो ऑन। इंटेग्रल मल्टीपल को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि आपकी कंप्लीट वेवलेंथ एक कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लाई होगी हर पाथ डिफरेंस पर, 2 से या 3 से या 4 से। और ये पाथ डिफरेंस हर पॉइंट के ऊपर क्या आएगा? एक जैसा आएगा। जैसे अभी मैंने आपको 2 पॉइंट्स का कैलकुलेट करके दिखाया। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है आपको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, अब S1 और S2 स्पीकर की वजह से ये एक पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है। यहां पर S1 का कंप्रेशन S2 के रेयर फ्रैक्शन से मिल रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये एक दूसरे के असर को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। तो CRO पर कुछ इस तरह से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। CRO के ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही होती है। बेसिकली क्या है कि यहां पर जो आपका पाथ है वो 0 हो जाता है। यहां पर आपका कोई भी पाथ डिफरेंस रहता ही नहीं है। तो वेव फॉर्म की बजाय इस तरह से CRO पर एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर ये दोनों वेव्स एक दूसरे के असर को कैंसिल करेंगी और एम्पलीट्यूड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के रूल के मुताबिक क्या होगा? 0 हो जाएगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब आप इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भी पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। वो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा? स्टूडेंट अगेन S2P2 माइनस S1P1। S2P2 पर वो कहता है कि जो टोटल पाथ डिफरेंस है वो 4 लैम्डा के इक्वल है, और S1P2 पर पाथ डिफरेंस 3 इंटू 1/2 लैम्डा के इक्वल है। तो आप इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करो। 3 टू द 6, 6 प्लस 1 7/2 लैम्डा। 4 को मैंने 8/2 लैम्डा लिखा है, 2 टू द 4 टू द 8, ठीक है, आंसर भी 4 लैम्डा ही आएगा। अब आप इनका एलसीएम लें, जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एस इक्वल टू 1/2 लैम्डा। डेल्टा एस किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 लैम्डा के। यानी जहां जहां पर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां वहां पर आपके पास हमेशा जो वेवलेंथ आएगी वो अपनी वेवलेंथ का हाफ होगी। जो पाथ डिफरेंस आएगा वो अपनी वेवलेंथ का क्या होगी? हाफ होगी। उस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम डेफिनेशन लिखेंगे कि वो पॉइंट्स जहां पर वेव्स एक दूसरे के असर को कैंसिल करती है वहां पर पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल होगा, और इंटेग्रल मल्टीपल होगा किसका? हाफ ऑफ द वेवलेंथ का। और इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है? अगर मैं यहां पर n इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो 2 0 0 0 प्लस 1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। आगे चलें, n की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 1 1 1 2 आ जाएगा। 2 1 द 2 और 2 प्लस 1 3, तो आंसर कितना आएगा? 3 लैम्डा बाय 2। अगर आप 2 पुट करें आंसर आएगा आपके पास 5 लैम्डा बाय 2 के इक्वल। तो अब स्टूडेंट देखें, ये सारे आपके पास क्या है? और इंटेग्रल मल्टीपल है।
ये सारे आपके पास क्या है जी, ओड इंटेग्रल मल्टीपल है। 3, 5, 7। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हर वो पॉइंट्स जहां जहां पर आपके वेव एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रही है, उन पॉइंट्स के ऊपर जो पाथ डिफरेंस है वो ओड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ दी वेवलेंथ के इक्वल आएगा। स्टूडेंट, यहाँ तक ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका लॉन्ग मुकम्मल होता है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नेक्स्ट जो हमारे हैं वो लेक्चर जो होता है हमारा इंशाल्लाह स्टेशनरी बेस पे होगा। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।